ये आपका 65। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। जो खंभा सबसे लंबा कमरा में रखा जाएगा, जो सबसे लंबा खंभा कमरा में रखा जाएगा, उसका लंबाई निकालना है। तो बस कमरे का आप विकर्ण निकाल लीजिए, कमरे का विकर्ण। जो कमरे का विकर्ण आएगा उसी के बराबर सबसे लंबा खंभा उस कमरा में आप रख सकते हैं। जैसे ही बोलेगा कि सबसे लंबा खंभा रखना है, बस उसका विकर्ण निकाल लीजिए। तो विकर्ण क्या होता है कमरे का? L² + B² + H²। कमरा का सेंस किससे है? घनाभ से है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + H²। अब L का वैल्यू कितना है? 8, B का वैल्यू कितना है? 6 और H का वैल्यू कितना है? 10। यानी 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। ये 64, ये 36, 100, ये 100, 200। क्या आ जाएगा आपका? 200। 200 क्या बोल सकते हैं? 100 × 2, 100 से बाहर 10 आ जाएगा, 2 अंदर में रह जाएगा, 10√2, 10√2 मीटर। ये आपका आंसर है। तो सबसे लंबा खंभा जो कमरा में रखेंगे वो कमरे के विकर्ण के बराबर होगा, और कमरा का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² + B² + H²। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 69 कहता है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। यहाँ देखते हैं सुब्रमण्यम S और नायडू N से शो करते हैं। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 ज़्यादा है। नायडू ने सुब्रमण्यम से 125 ज़्यादा दिया है। तो सुब्रमण्यम को अगर x मान लेंगे तो नायडू क्या करेगा? इससे 125 ज़्यादा देगा, यानी 100 x + 125। अब इन दोनों को जोड़ करके कहता है उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि कितना है? 975। यानी दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 975 के बराबर। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 घटाएंगे 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से गया तो 8। यानी x का मान क्या आ जाएगा? 2 से कट कर देंगे, 4 दूना 8, 25। यानी x का वैल्यू आ गया 425। x किसके लिए रखे थे? सुब्रमण्यम के लिए। यानी सुब्रमण्यम का वैल्यू क्या हो गया? 425। आपसे पूछ रहा है क्या? सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धन की राशि 425 होगा। अगर आपसे नायडू पूछता, नायडू क्या था? x + 125, यानी x का मान 425 है, तो 425 में 125 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 1 5, 25 25 50, 550। तो जिसका भी पूछेगा, फिलहाल सुब्रमण्यम का पूछ रहा है तो 425। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग। 196 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 196 का अभाज्य गुणनखंड का बात कर रहा है तो 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 9 18, 2 8 16, 2 से 4 दूना 8, 1 8, 2 9 18, फिर 7 से लगेगा 7। यानी 196 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने बार है? 1 2, यानी 2 का पावर 2। 7 कितना बार है? 2 बार, यानी 7 का पावर 2। आप पूछ रहा है कह रहा है गुणनखंडों के घातांकों का योग, घातांकों का योग। तो इसका घातांक कितना है? 2, इसका घातांक कितना है? 2। दोनों का योग पूछ रहा है 4। 2 का घातांक 2 था तो 2, 7 का घातांक भी 2 है तो 2, दोनों के घातांकों का योग कितना हो गया? 4। इसलिए आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल हैं। तो आपसे पूछ रहा है 1/α + 1/बीटा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एलसीएम लेते हैं। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आएगा? अल्फा × बीटा, बीटा + अल्फा हो जाएगा। यानी ये हमको निकालना है। हमको अल्फा + बीटा निकालना होगा, अल्फा × बीटा निकालना होगा। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण जब दिया है तो अल्फा + बीटा क्या होता है? अल्फा + बीटा मतलब मूलों का योगफल -b/a। b की जगह पर क्या है? 3 है और a की जगह पर क्या है? 4 है। अल्फा × बीटा कैसे निकालेंगे? c/a। c की जगह पर 7 है और a की जगह पर 4 है, ये 7/4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा + बीटा की जगह पर क्या है? -3/4 है, तो यहाँ -3/4 रख देते हैं। और अल्फा × बीटा की जगह पर क्या है? 7/4 है, तो यहाँ पे 7/4 रख देते हैं। 4 से 4 कट गया, आंसर होगा -3/7।
-3/7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 73 कहता है किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना। समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या आएगा? a + 10d। ठीक है, कहता है इसका 11 गुना, उसके 7वें पद के 7वां पद क्या आएगा? a + 6d। 7वें पद के 7 गुना, इसके 7 गुना के बराबर है। 11वां पद का 11 गुना 7वें पद के 7 गुना के बराबर, तो बराबर कर दिए। अब सॉल्व करना है। यहाँ क्या आएगा? 11 × a, 11 गुना a करेंगे तो 11a, 11 दहाँ 110, 110d, 7a, 7 6 का 42d। 11a में 7a घटाएंगे तो 4a, 42d में 110 उधर जाए घटा देंगे 68d। घटा लीजिएगा, 4 से काटते हैं 17 64। आपका आ गया a इक्वल टू आ गया क्या? -17d। आपसे पूछ रहा है 18वां पद क्या होगा। आपको पता है कि 18वां पद होगा क्या? a + 17d। अभी देखिए इस 17d को इधर लेके आएंगे, a + 17d हो जाएगा। जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर 0 बच जाएगा। यानी इसी का मान वो पूछ रहा है, इसका मान कितना आ गया? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगर आपको इससे और ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो सारे लिख दीजिएगा, फिर मैं देखूंगा, उस हिसाब से फिर आपको फिर से नया वीडियो बनाएंगे और उसमें जो भी डिफ़िकल्ट सवाल है उसका फिर से डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए 74 कहता है बिंदु P A और B से समान दूरी पर है। बिंदु P को यहाँ लेते हैं। बिंदु P जो है A से, यहाँ पे A ले लेते हैं और यहाँ B लेते हैं। A से और B से क्या है? समान दूरी पर है, मतलब ये ठीक बीचों बीच में होगा। ठीक बीच में होगा तभी तो इससे डिस्टेंस बराबर हो पाएगा, यानी मिड पॉइंट है। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है? 5,1। B का कोऑर्डिनेट क्या है? -1,5। -1,5। अब देखिए अगर हमको P का कोऑर्डिनेट दिया है क्या? x, y। अगर P का x कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। यानी इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट है -1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? +5/2। यानी यहाँ से आ जाएगा कितना? 5 में से 1 गया तो 4/2 2। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? y1 + y2/2। अगर मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 + y2/2। y1 क्या है? 5, y2 क्या है? 1/2, आ जाएगा 6/2 3। यानी आपका निकल गया कि ये क्या है? 2,3 है। x का मान 2, y का मान 3 है। x का मान 2, y का मान 3 है। y का मान 3 है। लेकिन आपसे x y का कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है, वो इक्वेशन पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो x और y का ये जो मान आया है इसको हम ऑप्शन में रख के देखेंगे। जो ऑप्शन बराबर हो गया मतलब वो आपका करेक्ट इक्वेशन है, और जो नहीं हुआ वो करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो पहला से चलते हैं। x का मान 2 है, यहाँ अगर यहाँ 2 रखते हैं, y का मान 3 है, 5 3 15 हो जाएगा। ये बराबर हुआ क्या? नहीं बराबर हुआ, मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे रख के देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन में। तो x का मान 2 है तो 3 × 2 क्या होगा? 6। y का मान यहाँ देखिए 3 है तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। यानी ये बराबर हो गया, मतलब यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो x y का कोऑर्डिनेट निकालें, फिर ऑप्शन में पुट करके देखें। जो ऑप्शन LHS = RHS हो गया वही आपका इक्वेशन करेक्ट है, बाकी सब गलत। नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रातः 10:45 एक टावर की छाया, ये देखिए एक टावर लेते हैं, एक टावर है। कहता है टावर की छाया, इसका छाया ये है, ये भी टावर है और ये भी टावर का छाया क्या है? BC है।
टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर इन टावर की ऊंचाई 1 मान लें तो टावर की छाया भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो सूर्य की ऊंचाई का सेंस है क्या, ये कोण आपसे पूछ रहा है, कोण सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो चलिए लंब और आधार पता है, हम tan का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा आधार यानी 1/1, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री। तो आंसर अब क्या है, 45। इस तरह के क्वेश्चंस में इस टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। ये टाइम 10 बज रहे, 11 बज रहे, 12 बज रहे, कुछ भी रहे, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया हो रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी जिस क्वेश्चंस का आपको और डिटेल सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट में आप लिख करके कि ये क्वेश्चन नंबर का फिर से सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका फिर से हम एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। कहता है एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात में है। एक बेलन एक शंकु है। चलिए पहले एक बेलन ड्रॉ करते हैं। ये बेलन है और एक शंकु है। कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, 3 4 के अनुपात में। बेलन का त्रिज्या कितना है, 3, और शंकु का त्रिज्या क्या है, 4 है। फिर कह रहा है ऊंचाइयाँ 2:3 के अनुपात में है, यानी इसका ऊंचाई 2 है तो इसका ऊंचाई क्या है, 3 है। बेलन का ऊंचाई 2 है, पहले बेलन बोल रहा है बाद में शंकु बोल रहा है। तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात, ये देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। दोनों का अनुपात पूछ रहा है। पाई से पाई कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए r क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। इसका h क्या है, h है 2, बेलन का h है 2। इधर देखिए 1/3, ये बीच में रेशियो है। r शंकु का त्रिज्या क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ऊंचाई कितना है, 3 है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 8 16, 9 अनुपात क्या आ गया, 8। बेलन का और शंकु का आयतन का अनुपात आ गया 9:8, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ 8:9 है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 9:8, ऑप्शन ई होगा इसका। 77 की तरफ चलते हैं। एक समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, 2 भुजा बराबर होना चाहिए। ये समद्विबाहु समकोण है, समकोण। एक भुजा क्या है, 4√2 है, ये भुजा क्या है, 4√2 है, तो दूसरा भी 4√2 हो जाएगा। कर्ण पूछ रहा है। एक तो आपको तरीका पता है कि कर्ण कैसे निकालते हैं, √ लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट से कैसे निकालते हैं, शॉर्ट मेथड से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको हम एक मान के चलते हैं एक ट्रिपलेट, कि अगर समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा 5 हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हमको ये दे दे, ये आपको याद है कि एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का, कि अगर लंब आधार 3 4 है तो कर्ण क्या होता है, 5 होता है। अगर हमको बोल दे कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक भुजा 30 है और दूसरा भुजा 40 है, या ऐसे करते हैं एक भुजा 33 है और एक भुजा 44 है, तो तीसरा भुजा क्या होगा। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। कितना से काट सकते हैं, 11 से, 11 तिया 33, 11 चौ 44, मतलब ये 3 और 4 के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो 3 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद कितना से कट के थे इसको, 11 से, तो इसमें 11 से गुना कर देंगे, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसीजर अपनाएंगे 77 में। पहले इसको कट कर लेते हैं, तो कटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो अगर ये 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा, कारण क्या आपका निकल जाएगा, √ लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब 1 है, आधार 1 है, √2। ठीक है, अब कितना से कट किए हैं, 4√2 से, तो 4√2 से गुना कर देंगे इसमें, यानी क्या हो जाएगा, 8। 4√2 8 हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है। इसका आंसर क्या आएगा, 8, जो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट आपका 78।
अच्छित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 बरस के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ले रहा है 2 बरस के लिए 10% की दर से। अब देखिए 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से क्या आएगा, तो 10 + 10 गुना 10/100 यानी कितना आ जाएगा 21%। 10 10 20 21 यानी 21% आपका क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा। अब देखिए मूलधन कितना है, 10,000 है, तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर करेंगे। मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन 10,000 है, यहाँ मूलधन 100 है, तो 10,000 को 100 से तुलना करेंगे। निकालने वाले से गुना, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 21% है तो 21 से गुना करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यह आंसर कितना आ जाएगा 2100। चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। ये आपका CI कितना आ गया 2100। आपको निकालना है CI तो निकालना ही निकालना है, साथ में राशि कितना हो जाएगा जो बताना है, अमाउंट भी बताना है कितना राशि हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 10,000 है और 2100 आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 12,100। 12,100 और 2100। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। यदि x 1 2 3 में से चुना जाता है, वो बता दिया कि x क्या है 1 2 3 में से कोई एक संख्या है, और y को 1 4 9 में से चुना जाता है, तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ टोटल कितना नंबर है 3, यहाँ टोटल कितना नंबर है 3, 3 3 का गुना हो जाएगा, यानी कि टोटल आपके पास 9 नंबर आएंगे। तो टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं, उसमें से आपको निकालना क्या है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 9 से छोटा होना चाहिए। यानी x गुना y अगर करें हम, x और y को गुना करें तो क्या हो जाए 9 से छोटा हो जाए। तो यहाँ ध्यान देंगे इस पर कि अगर x का मान 1 लेते हैं और y का मान भी 1 लेते हैं तो ये 9 से छोटा हो जाएगा, गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। अगर x का मान 1 ही लेते हैं और y का मान 4 लेते हैं तब भी गुना 1 गुना 4 4 हो जाएगा। तीसरा में अगर x का मान 1 लेते हैं और y का मान 9 लेते हैं, x का मान 1 y का मान 9, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि गुना 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 से छोटा लेने के लिए बोल रहा है, x y लेस देन 9, ये नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगर x का मान 2 लेते हैं और y का मान 1 लेते हैं तब गुना 2 हो जाएगा, 9 से छोटा है। x का मान अगर 2 लेते हैं और y का मान 4 लेते हैं तब भी गुना 9 से छोटा हो जाएगा, 8। अगला कंडीशन में x का मान 2 लेते हैं, y का मान 9 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, ये भी नहीं ले सकते हैं, 9 से छोटा लेना है गुना। अगला में 3 को अगर 1 से गुना करेंगे, 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, नहीं ले सकते। 3 को अगर 9 से गुना करेंगे 3 और 9 ले सकते हैं तो 27 हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। तो टोटल कितना हम ले सकते हैं 1 2 3 4 और 5 नंबर ले सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5/9। टोटल क्या है 9 है। टोटल 9 कैसे निकाले, यहाँ से 3 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, यानी 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। जैसे हम लोग सिक्का अगर उछलाते हैं, 2 सिक्का को उछलाते हैं, 2 सिक्का अगर उछलाएंगे तो टोटल क्या आएगा, नीचे में कितना आएगा, टोटल इवेंट्स क्या आएगा। 2 सिक्का है, एक सिक्का में हेड और टेल हो सकता है 2 वैल्यू, दूसरा सिक्का में भी हेड और टेल हो सकता है 2 वैल्यू, यानी टोटल टर्म्स कितना आएगा 4। अगर 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल इवेंट्स कितना आएगा, एक डाइस में क्या होता है 6 नंबर होता है, दूसरा डाइस में भी 6 नंबर होता है, यानी टोटल क्या हो जाएगा 36, यानी 36 को नीचे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे x का 3 इवेंट्स है, y का भी 3 इवेंट्स है, 3 3 9, 9 में से जो आपको पूछ रहा है वो टोटल 5 आया, तो आंसर क्या आएगा 5/9। क्वेश्चन नंबर 80, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका अनुपात पूछ रहा है आपसे। मूलों का योग कैसे निकालते हैं -b/a, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। -b एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा a, 1 जगह पर 2 है। अल्फा इंटू बीटा क्या c/a, अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c की जगह पर 4 है, a की जगह पर 2 है। रेशियो निकालना है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 रेशियो कितना जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है तीनों भुजा
बराबर, तो समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है एडी बीसी पर लंबवत है, एडी बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका क्या है, ऊंचाई है, लंब मतलब ऊंचाई। तो अगर इसका ऊंचाई निकालना है समबाहु त्रिभुज का, यानी एडी का वैल्यू निकालना है, एडी क्या ऊंचाई है, ऊंचाई का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, और भुजा को हम मान लेते हैं ए बी। हम ए सी भी ले सकते थे, बी सी भी ले सकते थे, ए बी इसलिए ले रहे हैं चूँकि सारा ऑप्शन मेरा ए बी के टर्म में दिया हुआ है। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ये दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले क्या किया, ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 गुना भुजा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं चूँकि ऑप्शन सारा स्क्वायर में दिया हुआ है। तो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, 4 उधर चला जाएगा, 4 ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। सारा क्वेश्चन को हम हिंदी में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 37 है। वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr, और त्रिज्या क्या होता है r, इनके बीच अंतर दिया है कितना, 37, यानी बराबर 37 कर दिए। परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर किसके बराबर है, 37 के बराबर है, तो 37 के बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से r कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2π - 1 बराबर 37। पाई मतलब 22/7, 22 को 2 से गुना करेंगे 44/7 -1 बराबर 37। 44 - 7 हो जाएगा 37, 37 कट हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा 7, त्रिज्या 7 आ गया। आपसे पूछ रहा है वृत्त की परिधि क्या होगा। परिधि क्या होता है, परिधि होता है क्या है आपका 2πr, 2 गुना पाई का मान 7, त्रिज्या क्या है 7 है, 7 7 कट जाएगा, 22 गुना क्या हो जाएगा 44, आंसर क्या है 44। ये हुआ इसका डिटेल सॉल्यूशन। अभी हम आपको इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन बताते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये सवाल को बहुत आसान कर देगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर वृत्त का त्रिज्या 7 होता है तो वृत्त की जो परिधि होगी, परिधि वो 44 होगा, और जो क्षेत्रफल होगा वो 154 होगा। ये बात आपको याद रखना है कि अगर वृत्त का त्रिज्या 7 दिया है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होगा। ये बात को दिमाग में घुसा के रखिए। अगर कहीं दे दिया कि आपको कि क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या क्या होगा, आपको याद रहना चाहिए कि त्रिज्या 7 होता है। अगर त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल 154, तो क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या 7। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44, परिधि 44 है तो त्रिज्या 7। तो आपको याद रखना है 7, 44, 154। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होगा। चलिए, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 37 है, तो परिधि बताइए। तो हम देखिए, कह रहा है कि अंतर 37 है और परिधि बताना है। हम ऑप्शन से चलते हैं, इसको वृत्त का परिधि बताना है। मान लेते हैं कि परिधि 44 है, मान के चलते हैं कि परिधि 44 है। तो अगर परिधि 44 होगा, जो वृत्त की परिधि 44 होगा, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या 7 होता है तभी 44 परिधि होता है। अब दोनों के बीच अंतर 37 दिया है, दोनों का बीच अंतर करके देखें 37 ही आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बनाने की ज़रूरत नहीं था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44, क्षेत्रफल 154 होगा। और अगर आपको याद रहता तो यहाँ पे डेटा आप अपने मन से पुट करके ऑप्शन से बना सकते थे। यही सवाल आपको आगे आएगा तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे आने वाले सवाल में ये जब मिलेगा तो आपको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, त्रिज्या अगर 7 है, परिधि 44, क्षेत्रफल 154 होगा वृत्त में। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज ABC C पर समकोण है। त्रिभुज ABC ABC C पर समकोण है।
अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण भी 90 होगा, ए और बी जोड़ करके ए और बी 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि 3 कोण का योग 180 होता है, जिसमें एक 90 ऑलरेडी है, तो बाकी दोनों 90 होगा। आपसे पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी का मान 90 है, यानी कॉस 90 का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी, कॉस 90 0। 84, 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता। अभी देखिए 2 पासा फेंक रहे हैं, टोटल इवेंट्स कितना होगा? एक पासा में 6 नंबर, एक दूसरा पासा में भी 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, टोटल इवेंट्स क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 यानी कितना? 36। अब 10 लाना है तो पहला पासा में अगर 4 आया तो दूसरा पासा में 6 आएगा। अगर पहला पासा में 4 से कम लेंगे, 3 लेंगे, दूसरा पासा में मैक्सिमम 6 आ सकता है, मतलब 10 हो ही नहीं पाएगा, 9 तक ही रह जाएगा। तो पहला पासा में अगर 4 लेते हैं तो दूसरा पासा में 6 लेना होगा, 10 हो जाएगा। अगर पहला पासा में 5 लिए तो दूसरा पासा में भी 5 लेना होगा। अगर पहला पासा में 6 लिए तो दूसरा पासा में भी 4 लेना होगा। पहला पासा में 4 लिए, दूसरा पासा में 6, तब 10 हो जाएगा योग। पहला में 5, दूसरा में 5 लिए, तब 10 हो जाएगा योग। या तीसरा कंडीशन क्या है? पहला में 6 और दूसरा में 4 लिए, तब 10 हो जाएगा योग। अब कोई कंडीशन हो ही नहीं पाएगा 10 का, तो टोटल आपका 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 ऊपर, 36 नीचे, 3 दूना 6, 1/12। आंसर आपका 1/12 है। क्वेश्चन नंबर 85, पी एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समावर्तक पी स्क्वायर पी क्यू है। पी स्क्वायर और पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अगर दिए गए सभी संख्याओं का बेस सेम है, यहाँ बेस पी, यहाँ बेस पी, यहाँ बेस पी, सारा बेस सेम है, तो बड़ा पावर वाला एलसीएम हो जाएगा और छोटा पावर वाला एचसीएफ हो जाएगा। यानी अगर एलसीएम पूछेगा तो पी क्यू, अगर एचसीएफ पूछेगा तो पी। दिए गए सभी नंबर्स का अगर बेस सेम है तो जिसका पावर बड़ा होगा वो एलसीएम और जिसका पावर छोटा होगा वो एचसीएफ। तो एलसीएम पूछ रहा है तो पी का पावर 3, अगर एचसीएफ पूछा तो क्या हो जाता? पी हो जाता। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, अगर आपको ये ध्यान में नहीं है, याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि p के बराबर कुछ एक वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो पी स्क्वायर पी क्यू है। दूसरा तरीका बता रहे हैं, तो p का मान अगर 3 मान लेते हैं तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, पी क्यू हो जाएगा 3 का क्यू 27। अब देखिए 3 9 27, कैल्शियम क्या आएगा? 27। 27 किसके लिए आया है? पी क्यू के लिए आया है, यानी आंसर क्या आएगा? पी क्यू। ठीक है। 86, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इस वर्ग में आप क्या कर रहे हैं? एक वृत्त अंकित कर रहे हैं। इस भुजा के अंदर में आप क्या कर रहे हैं? एक वृत्त अंकित कर रहे हैं। ऐसे वृत्त अंकित करेंगे कि हर पॉइंट पे क्या करेगा? ये वर्ग को ये टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, टच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 10। इसमें जो वृत्त आप अंकित कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, ये भुजा अगर 10 है तो ये वृत्त का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा? 10। फिगर से देखने में पता चल रहा है कि भुजा जो है वो व्यास के बराबर होगा। तो जब व्यास भुजा के बराबर होगा, भुजा 10 है तो व्यास भी 10 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा आपका 5। अब जिस वृत्त का त्रिज्या 5 है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, आर का मान 5 है, 25 पाई। आंसर आपका 25 पाई। क्वेश्चन नंबर 87, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये त्रिज्यखंड का कौन 60 डिग्री है? त्रिज्यखंड, यहाँ देखिए ये त्रिज्यखंड है, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कौन 60 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बटा 360
गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 है, 60/360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 22 छक्का 132/7। आंसर क्या आएगा 132/7। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। 88 आपका दिया हुआ n+1 का स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है, तो n का मान क्या होगा? n का मान आपसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन क्या दिया है कि सम पूर्णांक मान है, प्राकृत संख्या मान है, पूर्णांक मान है कि विषम पूर्णांक मान है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। सम पूर्णांक क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ... तो सम संख्या मान रख के देखते हैं, इसका मान 2 रख के देखते हैं n का मान। अगर n एक सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आएगा। तो सम पूर्णांक रख के देखते हैं n की जगह पर। तो अगर n की जगह पर 2 रख के देखेंगे या 4 रख के देखेंगे, हम 2 रख के देखते हैं। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 जो है 8 से विभाज्य, करेक्ट है, मतलब ये वाला ऑप्शन राइट है। चलिए दूसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्राकृत संख्या बोल रहा है 1 2 3 4। प्राकृत संख्या क्या होता है? ये होता है 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या होगा कि नहीं चेक करते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 है। चलिए 1 ट्राई करके देखते हैं। तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, ये 3 आ जाएगा, जो 8 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इधर भी ... तो अभी आपने 1 रख के देखा है, ये विभाज्य नहीं हो रहा था, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। विषम पूर्णांक क्या होता है? 1 3 5 7 ... अभी आपने 1 रख के देखा था, 3 आ रहा था वैल्यू, 8 से विभाज्य नहीं हो रहा था, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यानी इसका मान क्या आएगा? सम पूर्णांक आएगा। और दूसरा मान आप चेक कर सकते हैं, इसमें 4 रख के देख सकते हैं। 4 1 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 24 8 से विभाज्य है। 6 रख के देख सकते हैं। 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48, 48 8 से विभाज्य है। नहीं, ऑप्शन क्या है? करेक्ट। 89 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 5 है। सकेंद्री वृत्त क्या होता है? ऐसा वृत्त जिसका केंद्र समान है। सकेंद्री वृत्त का मतलब क्या है? ऐसा वृत्त जिसका केंद्र समान है। चलिए ये सकेंद्री वृत्त मान लेते हैं। कहता है 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 5 है। 4 छोटा वाला का होगा और 5 बड़ा वाला का त्रिज्या होगा। एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है। एक वृत्त के जीवा की लंबाई पूछ रहा है, जो दूसरा को क्या करता है? स्पर्श करता है। देखिए स्पर्श कर रहा है दूसरा वृत्त को। तो ये क्या है? त्रिज्या है। छोटा का त्रिज्या 4 दिया हुआ है और ये बड़ा का त्रिज्या है, ये 5 दिया हुआ है। आपको पता है त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये समकोण त्रिभुज है, 4 5 है तो क्या हो जाएगा? 3। आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये 3 है। आपको पता है कि जैसे ही केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, जीवा 2 बराबर भाग में क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। पूरा जीवा का लंबाई कितना हो गया? 3 + 3 = 6। क्वेश्चन नंबर 90 द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है। कहता है द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है? 2 है। तो k का मान आपसे पूछ रहा है। शून्यक क्या होता है? शून्यक जो होता है वो x का वैल्यू होता है। शून्यक क्या होता है? x का वैल्यू होता है, यानी 2 जो है वो x का मान है। तो जैसे ही x का मान इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही शून्य को इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और शून्यक होता क्या है? x का वैल्यू होता है। जो 2 है वो क्या है? x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, x का वैल्यू 2 है, 3 दूना 6 प्लस के शून्यक पुट करेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। k = क्या हो जाएगा? -10। 91 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। 2 समरूप त्रिभुज है, भुजा का अनुपात क्या है? 4 9। ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है। आपसे इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। 2 समरूप त्रिभुज का अगर भुजा का रेशियो दिया हुआ है तो क्षेत्रफल के लिए इसका स्क्वायर करते हैं।
4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। आंसर क्या आएगा? 16:81। अगर क्षेत्रफल के अलावा कुछ भी पूछे तो जो भुजा का रेशियो होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। यानी भुजा का रेशियो 4:9 है तो उसका रेशियो भी 4:9 हो जाएगा। क्षेत्रफल के अलावा कुछ भी पूछे। अब दो समरूप त्रिभुज में पूछ ही क्या सकता है? भुजा का अगर रेशियो दिया हुआ है तो ऊंचाई का रेशियो पूछ देगा, तो भुजा के अनुपात के बराबर ही हो जाएगा, यानी 4:9 ही हो जाएगा ऊंचाई का रेशियो। या माध्यिका का रेशियो पूछ देगा मीडियन का, तो भी 4:9 ही हो जाएगा। या आपको फिर परिमाप का रेशियो पूछ देगा तो वो भी आपका 4:9 ही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो दिया हुआ है, जब भी दो समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का रेशियो के लिए स्क्वायर करते हैं, और बाकी कोई भी रेशियो पूछेगा भुजा दे करके तो उसका रेशियो भुजा के रेशियो के बराबर ही हो जाएगा। मतलब ये 4:9 है तो उसका भी क्या हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं। संरेख मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में है, 3 बिंदु है जो सेम रेखा में है। संरेख मतलब क्या होता है? तीनों बिंदु समान रेखा में। 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों संरेखा मतलब तीनों समान रेखा में। 4 बिंदु दिया रहता है, चारों संरेखा मतलब चारों समान रेखा में है। तो पहला बिंदु है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, दूसरा बिंदु बी जिसका कोऑर्डिनेट 0 0, और तीसरा बिंदु सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अगर 3 बिंदु संरेख होता है, संरेख का अर्थ क्या है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। इसका मतलब क्या है कि जो ढाल ए और बी का है वही ढाल बी और सी का भी है। क्योंकि समान रेखा है तो समान रेखा का ढाल या स्लोप क्या होता है? ढाल को स्लोप बोलते हैं। ढाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लोप। तो समान रेखा का ढाल या स्लोप क्या होता है? समान ही होता है। ये सेम ही रेखा है, ए बी और बी सी सेम ही रेखा है, वही केवल आगे तक बढ़ गया ए बी को ही आगे तक बढ़ा दिए तो बी सी बन गया है। तो संरेख अगर 3 बिंदु संरेख है मतलब एक ही रेखा पर है, अर्थात ये ढाल ए और बी का और बी और सी का ढाल क्या है? बराबर है, सेम स्लोप है। तो ढाल कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने का या ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 बटा x2 - x1। ठीक है, y2 - y1 बटा x2 - x1 अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो। ठीक है, तो स्लोप यहाँ से कैसे निकालेंगे? ए और बी का स्लोप निकालना है y2 - y1 यानी 0 - 1 0 - 1 बटा x2 - x1। x2 क्या है? सॉरी y2, देखिए इसका y2 क्या है? 0 है, इसका y1 क्या है? 2 है, 0 - 2 y2 - y1 बटा x2 - x1। x1 x2 है यानी 0 - 1। इसका स्लोप निकल गया ए और बी का। अब बी और सी का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 यानी b - 0 y2 - y1 बटा x2 - x1। x2 क्या है? x1 क्या है? 0। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा b/a यानी 2a बराबर b। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 बटा x2 - x1 अगर दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो। इसी में एक और सवाल अगर ऐसा आ जाए, एक इक्वेशन दे दे आपको, जैसे इक्वेशन दे दिया आपको ax² प्लस bx प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 = 0। आपसे इसका स्लोप पूछेगा, ढाल। अगर इक्वेशन दे के ढाल पूछे तो ढाल निकाल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटा y का गुणांक। यानी यहाँ पे क्या है? x का गुणांक क्या है? 2 है, तो -x का गुणांक 2 बटा y का गुणांक क्या है? 3। इसका आंसर -2/3 आएगा। तो इक्वेशन दे करके अगर स्लोप पूछे तो -x का गुणांक बटा y का गुणांक। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे करके, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया और स्लोप पूछे तो क्या हो जाएगा? y2 - y1 बटा x2 - x1। चलिए नेक्स्ट सवाल 93। 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। लाभांश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए
जो परसेंटेज में डाटा रहता है दिया हुआ वही आपका क्या है, डिविडेंड है, लाभांश है। तो यहाँ पे लाभांश कितना है, 5% है। अगर यहाँ पे बगल में दलाली लिख दिया कि इतना % दलाली है, तो मतलब वो क्या है, वो तो दलाली है, लेकिन कुछ नहीं लिखा, मतलब ये क्या है, डिविडेंड है। केवल 5% लिख दिया, आगे कुछ लाभांश वगैरह नहीं लिखा, मतलब एक यही क्या है आपका, लाभांश है। तो 5% लाभांश है, यहाँ पे कह रहा 65 रुपये लाभांश मिलता है, यानी 5% का जो वैल्यू है वो क्या है, 65 है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, 100 क्या है, इसका अंकित मूल्य है। 100 क्या है, इसका अंकित मूल्य है। ठीक है, आपको 5 का वैल्यू दिया कितना, 5, आपको 5 का वैल्यू क्या दिया, 65। तो हम 100 का वैल्यू निकाल दिए। 100 क्या है आपका, अंकित मूल्य है, मतलब अंकित मूल्य 1300 रुपये आ गया। अब अंकित मूल्य 1300 का क्या मतलब है कि कोई कंपनी 1300 रुपया में शेयर को इशू किया होगा। अब शेयर क्या होता है, मार्केट में शेयर का प्राइस घटते बढ़ते रहता है, और मार्केट में आने के बाद अगर ये 1300 से ऊपर में बिका या फिर 1300 से नीचे में बिका या 1300 में बिका, यही हो सकता है। तो ऊपर भी बिके या नीचे बिके या बराबर में बिके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बाजार मूल्य बोलते हैं, बाजार मूल्य। आपका हो सकता है कि कंपनी अच्छा काम कर रहा होगा तो 1300 का सामान 1500, 1800, 10,000, 20,000, लाख भी हो सकता है। अगर कंपनी घाटा में चल रहा है तो 1300 का सामान हो सकता है कि 100 रुपये पे आ जाए, 50 पे आ जाए, या हो सकता है कि 10 पैसा पे भी आ जाए। तो फिलहाल कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 1430 रुपये निवेश करना पड़ता है। इस 1300 के शेयर के लिए उसको 1430 देना पड़ रहा है, मतलब शेयर अभी 1300 के शेयर का वैल्यू 1430 के बराबर है। 1300 का शेयर जो है वो अभी 1430 के बराबर वैल्यू का है। तो आपसे शुरू में क्या पूछ रहा था, 100 रुपये का बाजार मूल्य ज्ञात करें, यानी 100 रुपये का शेयर का बाजार मूल्य क्या होगा। तो 1300 का जो बाजार मूल्य है वो 1430 है, तो एक रुपये का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, 1430 बटा 1300। तो 100 रुपये का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, 1430 बटा 1300 गुना 100। 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 13 एक बार में, 1 3 एक बार में 0, यानी आपका आ जाएगा कितना, 110। 100 रुपये का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगर शेयर लाभांश का डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके लिए बाद में कभी एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। वर्ग का परिधि क्या होता है, 4a। परिधि मतलब परिमाप, ये बराबर है। काट लेते हैं इसको पहले, 2 दूना 4। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। r इजिकल टू 2, 11 दूना 22। r/7 है ये हो जाएगा a/11। रेशियो क्या हो जाएगा, r और a का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:11। आपको पता है होता है x/2 बराबर y/3 अगर है तो x और y का रेशियो क्या आएगा, x के जो नीचे है वो x का रेशियो, जो y के नीचे है वो y का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x के नीचे 7, r के नीचे 7 है तो r का रेशियो 7, a के नीचे 11 है तो a का रेशियो 11। ठीक है, हमसे देखिए त्रिज्या का और भुजा का रेशियो तो आ गया, r त्रिज्या है a भुजा है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल का रेशियो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आप देखिए आपको अभी बताया था कि अगर वृत्त का त्रिज्या 7 होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154। निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वृत्त का त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्ट निकाल दिए। भुजा स्क्वायर है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा 11 दिया है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11 गुना 11, 11 से 11 एक बार में 4 4 11 से 44, 14:11 हो गया आपका आंसर, 14:11। ये सवाल आपका बीपीएससी के 3-4 सेट में पूछा है, और भी जो TRE 2.0, TRE 1, ये सब में भी ये वाला सवाल पूछा है। सेम सवाल एकदम डिट्टो रिपीट कर दिया है, तो ध्यान से इसको सीख लीजिएगा। 95 क्या है, इसमें हम सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज करवाएंगे, चाहे वीडियो लंबा हो लेकिन सारा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाएगा। आपको मैंने तो आपको बाइफरकेट करके धीरे धीरे देखते रहिएगा आप, 1 दिन 2 दिन करके, लेकिन हम टोटल सोल्यूशन कराएंगे 1 दिन में। m का पावर n इक्वल टू 32 दिया है, तो
एन का पावर एम एन का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड में तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 2 का पावर 5। हमको दिया है कि m का पावर n इज इक्वल टू 32। इसका मतलब क्या है 2 का पावर 5। 32 का मतलब क्या है 2 का पावर 5, यानी m का पावर n का वैल्यू क्या है 2 का पावर 5। कंपेयर करेंगे यानी m का वैल्यू क्या हो गया 2 और n का वैल्यू क्या हो गया 5, यानी m का वैल्यू आपका हो गया 2 और n का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है n का पावर mn, n का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू mn, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 5 है, ये 5 है आपका। 5 का पावर क्या हो गया, 5 का पावर क्या हो गया 5 दूना 10, आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 96 कहता है y बराबर एक्स एफ एक्स का ग्राफ जहाँ एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है, एक्स एच को ए और बी मिलता है, एक्स एच पर ए और बी मिलता है, तो एफ एक्स के लिए अभिव्यक्ति क्या है, कौन सा इक्वेशन करेक्ट है वो पूछ रहा है। 4 इक्वेशन दिया है, चारों में कौन सा करेक्ट है। यहाँ देखिए ए का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -2, 0। इसमें ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। बी का जो वैल्यू दिया है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। हमको सिर्फ इक्वेशन में एक्स है, तो हम एक्स का वैल्यू -2 और -3 पुट करके देखेंगे। जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया वही आपका आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि जो इक्वेशन 0 के बराबर हो गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन x का मान -2 है तो -2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 4, -2 है x का मान तो -2 -5 + 10 हो जाएगा, यानी ये तो 0 नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। x का मान रखने पर इक्वेशन 0 हो गया, मतलब वही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दूसरा ऑप्शन रख कर देखते हैं, x² तो ये भी 4 हो जाएगा। ये जब -5x 10 था तो +5x होगा -10 होगा, ये -6, ये भी 0 नहीं हो पाएगा, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। यहाँ देखिए x² है, यहाँ x² का वैल्यू 4 था, -5x का वैल्यू यहाँ से देखिए -10 है, ये -6 है, ये भी 0 नहीं हो पाएगा, एक गलत। यहाँ देखिए x² का वैल्यू 4 है, 5x का वैल्यू क्या है -10 है, +6, 6 4 10, 10 -10 क्या हो गया 0। तो x का वैल्यू जिस इक्वेशन को 0 कर देगा वही इक्वेशन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 97 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 और n। अगर इसका एवरेज निकालना है, माध्य का मतलब एवरेज है, औसत है, तो एवरेज निकालना है तो क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एवरेज निकालना अगर है आपको, किस तरह के इक्वेशन का एवरेज निकालना होता है, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जब अंतर समान हो, दो लगातार पद का अंतर अगर सेम हो, जैसे यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 1 है, यहाँ 4 5 का अंतर 1 है, दो लगातार पद का अगर अंतर सेम है तो वहाँ पे एवरेज निकालने के लिए क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है n है बटा 2, एवरेज आ गया। और एवरेज आपका दिया है क्वेश्चन में क्या है 3n बटा 5 है, तो एवरेज को एवरेज से बराबर कर दिए। सॉल्व कर लेना है, 5 + 5n, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, ये 6 3 दूना 6n, 6 में से 5 हटाएंगे तो n केवल बच जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी n का मान क्या हो गया 5, n का मान पूछ रहा है 5। ठीक है, तो अगर दो लगातार पद का डिफरेंस सेम रहेगा तो एवरेज कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, तो एवरेज निकाल लिए। एवरेज यहाँ दिया हुआ है, माध्य को ही एवरेज बोलते हैं, एवरेज को एवरेज से बराबर कर दिए, बस सॉल्व कर दिए। 98 ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, इसको हम आपको डिटेल में बता रहे हैं यहाँ पे, और इससे रिलेटेड और क्या सवाल आगे आ सकता है वो भी बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु
यहाँ देखिए ये आपका एक शंकु है, एक शंकु। बाकी ये सब जो लिखा रहता है बीच में, लंब, वृत्ताकार शंकु, ठोस शंकु, इस सब से मतलब नहीं है। बस क्या आपको रखना ध्यान में कि एक शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य, ये उसका क्या है, ए और बी नाम दे देता हूँ, ए और बी इसका क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई के मध्य दो भागों में इसके आधार के समानांतर, दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। ये समतल है, इसको ऊंचाई को दो भाग में आप कट कर दिए, इस आधार के समानांतर, आधार के, ये जो आधार है इसके समानांतर आप ऊंचाई को दो भाग में कर दिए। मतलब पूरा ऊंचाई अगर 2 होगा तो ऊपर 1 और नीचे 1 हो गया होगा। ठीक है, आप देखिए ऊपर जब कट के तो ये एक शंकु बन गया ऊपर, ये ब्लू लाइन एक शंकु है। तो कहता है छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु का आयतन, पूरा मतलब बड़ा वाला, ये ऐसे, ये पूरा बड़ा वाला शंकु का आयतन का अनुपात, आपको सिर्फ ऊंचाई का अनुपात निकालना है। जैसे ही इस तरह का सवाल आएगा ऊंचाई का अनुपात, छोटा वाला का ऊंचाई कितना है, ऊंचाई का अनुपात निकाल लेते हैं। छोटा वाला का ऊंचाई कितना है 1 और बड़ा वाला का ऊंचाई कितना है, ये 1 और ये 1, पूरा मिला कितना है 2। अगर ऊंचाई का रेशियो निकल गया तो वॉल्यूम का रेशियो यानी आयतन का रेशियो के लिए बस क्यूब कर देना इसको, यानी 1:8। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, यानी वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:8। अब देखिए आपको इसमें यह भी पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है कि ये ऊपर में जो शंकु बना इसका आयतन और जो नीचे में जो ये फ्रस्टम बन रहा है बाल्टी, ये देखिए एक बाल्टी जैसा है, इसका आयतन, ये छोटा वाला शंकु का आयतन और ये नीचे वाला बाल्टी का आयतन का रेशियो बताइए। तो अब हमको सबसे पहले दोनों शंकु का आयतन ही निकालना पड़ेगा, छोटा वाला शंकु और बड़ा वाला शंकु। तो छोटा वाला शंकु का आयतन तो 1 आ गया और बड़ा वाला शंकु का आयतन क्या आ गया 8 आ गया, ये निकाल लेंगे हम। तो अगर ये शंकु और ये फ्रस्टम यानी कि बाल्टी का आयतन पूछेगा तो छोटा का आयतन तो 1 है, ये फ्रस्टम का आयतन कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला शंकु का आयतन में छोटा वाला शंकु का आयतन घटा देंगे। बड़ा वाला जो शंकु है इसके आयतन में छोटा वाला शंकु का आयतन घटा देंगे तो नीचे फ्रस्टम का आयतन निकल जाएगा। तो बड़ा वाला शंकु का आयतन तो 8 है, 8 में आपको क्या करना है, ये घटा देना है ऊपर वाला शंकु का आयतन, तो 7 हो जाएगा, यानी 1:7। ठीक है, इसमें और क्या सवाल पूछ सकता है आपसे, इसमें आपको क्या कर सकता है, एक नया सवाल आपको बता रहे हैं। एक शंकु है, इसको क्या कर दिया, इस आधार के समानांतर 3 भाग में काट दिया, 1 2 बार काटे, 3 भागों में काट दिया, 3 बराबर भाग में काट दिया वो। मतलब पूरा ऊंचाई अगर 3 होगा तो ये 1 तीनों बराबर हो गया। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। आप पूछेगा कि ऊपर में जो शंकु है, फिर बीच वाला जो शंकु है ये वाला, और ये सबसे बड़ा वाला शंकु है, इसका आयतन का अनुपात। तो छोटा वाला शंकु का ऊंचाई 1 है, हमको सिर्फ क्या करना है, आयतन का अनुपात निकालना है, तो ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे। बीच वाला शंकु जो है उसका ऊंचाई कितना है, 1 1 2 है, ऊपर 1 ये वाला 1 2, और बड़ा वाला शंकु का ऊंचाई कितना है 1 1 1 यानी 3। ऊंचाई का रेशियो निकल गया। वॉल्यूम का रेशियो के लिए क्या करना है, आयतन के रेशियो के लिए क्यूब कर देना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो छोटा शंकु, पूरा मंझला शंकु और बड़ा शंकु का आयतन क्या हो गया 1 8 और 27। इसमें और भी कई तरह के सवाल आते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना आपके लिए। ठीक है, 99। एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करता है, 8% लाभांश देगा। अगर शेयर का मूल्य 100 रुपये हुआ, शेयर का मूल्य 100 रुपये होगा तो 8% मतलब 8 रुपये आपको लाभांश देगा। अगर शेयर का मूल्य कुछ भी ना लिखा हुआ है, अगर शेयर का मूल्य कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब शेयर का मूल्य हमको, शेयर का मूल्य मतलब शेयर का अंकित मूल्य हमको 100 मान के चलना है, शेयर का अंकित मूल्य हमको 100 ही मान के चलना है, और लाभांश हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है। तो 8% का लाभांश है, अंकित मूल्य नहीं लिखा है, अंकित मूल्य तो 100 अपने आप हो जाएगा, नहीं लिखा रहेगा तो 100 ही मान के चलना है। तो 8% लाभांश मतलब क्या होगा, 8 रुपये का लाभ मिल रहा है। फिर कहता है एक आदमी को इतना रुपये का लाभांश के रूप में प्राप्त होता है। लाभांश कितना प्राप्त होता है 2840, और यहाँ पे लाभ मिल रहा है 8, तो लाभांश को लाभांश से तुलना कर दिए। शेयर का अंकित मूल्य पूछ रहा है, कुछ नहीं तो आप अंकित मूल्य 100 मानते हैं, तो 100 का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 तिया 24 काटते हैं, 8 तिया 24, 4 4, 8 5 40, 4 0 8 5 40,
355 से कट जाएगा, 355, ये डबल जीरो है यहाँ पे, 35,500। कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा किसके बराबर है। यहाँ पर देखिए इस तरह के सवाल में आप एक तो आपका है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा है कि आपका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, थीटा का कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपको इच्छा करता है वो वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम फिलहाल थीटा का वैल्यू 15 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। 15 क्यों रखें, चूँकि 15 45 करने पे 60, साइन 60 का हमको वैल्यू पता है। आप चाहें तो 30 भी रख सकते हैं, लेकिन 45 30 75 हो जाएगा, आपको वैल्यू पता नहीं है। आप चाहें तो 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो 45 भी रख सकते हैं, तो जो आपको मैंने वो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। फिलहाल हम 15 रख दिए हैं, तो साइन आपका क्या हो जाएगा 45 प्लस थीटा, यानी 45 प्लस 15 यानी क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस ये 15 रखेंगे तो 45 माइनस 15 30। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए 0 तो आंसर हो गया, लेकिन क्या अगर ये वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया ये थीटा का मान रखने पे, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको फिर वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा का मान 15 रखेंगे तो साइन 15 का मान 0 तो नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। और कॉसेक 15 का मान भी 0 नहीं होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा वैल्यू रख दिया जिससे यहाँ से तो 0 आ रहा है और यहाँ से भी 0 आ गया, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर कौन सा मारिएगा, तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 30 रख रहे होंगे, उससे आपका 2 ऑप्शन आ गया करेक्ट, तो 30 के जगह पे कोई वैल्यू रख दीजिएगा। अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है चारों में, तो वही वाला करेक्ट है आपका, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 101, ये देखिए ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन का सवाल है। ये सब 10th में कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, और ये है नहीं बस कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं उसका बेसिक चीज़ पूछ दिया है। कह रहा है एक रेखाखंड को 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाए। ये एक रेखाखंड है, मान लेते हैं ए और बी रेखाखंड है, इसको 3 और 7 के रेशियो में विभाजित कर दिया। 3 और 7, इधर 3 लिए इधर 7 ले लिए, कुछ भी ले लिए। विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होंगे, तो कुछ नहीं, बस इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 10 भाग बनेगा। 7 3 10 भाग। अगर ये रेशियो मान लेते हैं 5 और 4 का होता तो 9 भाग बनता, 5 4 9 भाग। अगर रेशियो मान लेते हैं 2 3 का होता तो 2 3 विभाजन बिंदु बनाते समय क्या हो जाएगा, टोटल 5 भाग बनाना पड़ेगा। अगर रेशियो 1 और 3 का होता टोटल 4 भाग बनाते, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, बस रेशियो को जोड़ देना है, उतना ही भाग बनेगा। ये सब 10th में कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है। डिटेल अगर इसका सोल्यूशन जानना है आपको कि कैसे कंस्ट्रक्शन बनता है, तो कमेंट में ये लिख के बोलिएगा, आपको कंस्ट्रक्शन सिखा देंगे हम किसी और वीडियो में, पर उसका आपको ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन का क्या करेंगे आप। 102 कहता है पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर, कौन सा केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त। कहता है पी ए और पी बी, यहाँ से कहीं बिंदु पी मान लेते हैं, तो कहता है पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करते हैं। इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण ए पी बी, ये वाला कोण दिया है आपको, ए पी बी, ये कोण दिया है कितना 50 डिग्री। तो पूछ रहा है ओ ए बी, ओ ए को मिला देते हैं और ए को बी से मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये कोण आपसे पूछ रहा है, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है ओ ए बी। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एक थ्योरम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका सर्कल है, ये आपका कोई बिंदु है, यहाँ से आप स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए, पी और पी बी, ये आपका सेंटर है। ए को बी को मिला दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये 90 है।
त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, ये आपको पहले से पता है। अब देखिए चूंकि ए पी बी ओ क्या है, एक चक्रीय, ये चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 2 कोण जोड़ के 180 हो रहा है, तो बाकी 2 कोण जोड़ के भी 180 होगा। चूंकि चतुर्भुज में चारों कोण जोड़ के कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में 2 कोण 180 है, तो बाकी 2 कोण भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब कोण ओ और कोण पी जोड़ के 180 होना चाहिए, या होगा, 180 ही होगा। तो अगर ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली 150 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। दोनों जोड़ा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130। चूँकि दोनों जोड़ा क्या हो जाएगा, 180। ये आपको थ्योरम पता है, अभी बताया। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, चलिए ए ओ बी में ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर हो जाएगा। ये 130 है तो बाकी दोनों मिला के 50 होगा। 50 कैसे, चूँकि त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ के 180 होता है। 180 में 30 है तो बाकी दोनों 50 होगा, तभी 180 पूर्ण पाएगा। तो ये दोनों मिलके 50 है। ये त्रिज्या है, यानी दोनों बराबर है, और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो दोनों मिलके 50 है, मतलब ये 25 और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप याद रखिएगा ये बात, ये सब प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आ जाएगा कि ये जो कोण होगा इस कोण का आधा होगा। अगर ये 50 है तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। एक तो आप तरीका जान के कैसे निकलेगा, जो जैसे अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपको ये चीज़ दिमाग में रहता तो 50 की जगह पर डायरेक्ट 25 एक ही स्टेप में आंसर होता। अगर ये मान लेते हैं 50 की जगह पे क्या होता, 27 दे देता, 50 ना दे के 27 दे देता, और ये कौन पूछता, ओ ए बी, ये वाला कौन, तो 27 का था कितना होता, 13.5। अब इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सॉल्यूशन करके थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपको ये ध्यान में रहेगा कि ये जो कोण होता है ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी, वो इस कोण का आधा होता है पी का, तो क्या होता है आपको डायरेक्ट याद, टाइम सेव हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान ना रहे तो फिर डिटेल आपको बता ही दिए। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है। सिलेंडर मतलब बेलन होता है। अंग्रेजी में बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, और अंग्रेजी यहाँ लिख दिया है। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का, मतलब बेलन के आकार का बना है, जिसमें एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। एक सिरे पे क्या करते हैं, एक अर्धगोलाकार गड्ढा, ये आपका गड्ढा है, ये आपका क्या है, एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई क्या है, 1.45 है। ऊंचाई इसका दिया है कितना, 1.45। ठीक है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या आपका 30 है, यानी 30/100। मीटर में बदल दिए इसको, ये भी आपका क्या है, मीटर में। तो पूछ रहा है टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए टैंक के टोटल सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब बेलन का टोटल सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 2πr/h। अब देखिए अगर ये ठोस बेलन होता तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार और टॉप का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। मतलब आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr², चूँकि वृत्त है, और टॉप का क्षेत्रफल भी क्या है, πr², चूँकि भी वृत्त है। तो πr² और πr² क्या होता है, 2πr², इसका जुड़ जाता है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, जिसमें फिर 2πr आप कॉमन लेते हैं और r+h आपका ब्रैकेट में आता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी होता है उसमें अगर आधार और टॉप जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। लेकिन इस बेलन का आकार बदल दिया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो 2πr/h ही होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, आधार और टॉप को जोड़ते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr², और टॉप में क्या है, ये अर्धगोला है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², यानी +2πr²। ये आपका क्या है,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसमें आधार का और टॉप का क्षेत्रफल जोड़ दिए तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये क्या है 2 पाई आर एच है। ठीक है, कॉमन क्या आएगा पाई पाई आर, पाई आर कॉमन आएगा यहाँ से 2h और यहाँ से क्या हो जाएगा 3r। पाई कॉमन क्या है 22/7, आर कॉमन दिया 30/100, 2h 1.45h का वैल्यू दिया हुआ है, 1.45 दिया है, 2 से गुना करेंगे तो 45 गुना 90, 2.9, 3r 3 इंटू ये आपको कर सकते हैं 3/10 भी इसको लिख सकते थे, 30/10 के जगह पर क्या कर सकते हैं इसको 3/10 लिख सकते हैं, यहाँ 3/10 यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/10, 22/7 इंटू 3/10, 0.9 हो जाएगा ये 0.9, 9 9 18 3.8, 22 22 59 176, यहाँ पे पॉइंट हटा कर 10 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 22 गुना 176 बाकी 17, 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 66 का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 इसमें जुड़ जाएगा 66 में, तो 66 और 17 क्या आएगा 7 6 13, 7 6 1 7 और 1 8 83, 836, इसको गुना किया तो अब गुना 3/7 100, 7 और 100, 6 तिया 18, 3 छक्का 18, 3 तिया 9 1 10, 8 तिया 24 और 1 25/7 पर क्या हो जाएगा 00 100। ठीक है, अब चलो यहाँ से देखते हैं सात 21 4 0 7 7 5 35 5 और 8 7 7 49 7 8 56 बटा क्या आ जाएगा 100 लगभग में, यानी 3.58, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3.5 और आपका ऑप्शन क्या है 3.5 कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता है यदि एक प्राकृतिक संख्या, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n हमेशा 7 समाप्त होता है। इसको पूछना चाहिए था कि 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n किससे विभाज्य है। तो इसमें क्या करते हैं n का प्राकृतिक संख्या मतलब क्या 1 2 3 4 5 ये सब है, तो n का सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू रख दीजिए। सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख दीजिए। 6 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर n, 6 माइनस 5 क्या होगा 1, आंसर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105। कहता है समीकरणों की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं को प्रतिनिधित्व करती है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x बराबर a का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर x बराबर हमको 2 का ग्राफ खींचना है, x बराबर 2 का या x बराबर 3 का ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचेंगे। x पे पॉइंट लेते हैं 1 2 3 1 2 3। अगर x बराबर 2 का ग्राफ खींचना है तो x 2 पे जाएंगे और y के समानांतर एक रेखा ड्रॉ कर देंगे, y के समानांतर एक रेखा ड्रॉ कर देंगे। ये जो ग्राफ है वो क्या है x इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन पे x हर जगह क्या है 2 है। ठीक है, अगर x बराबर 3 का ग्राफ खींचना है तो x बराबर 3 पे जाएंगे, पॉइंट नंबर 3 पे, और y के समानांतर रेखा खींच देंगे। ये y है, इसके समानांतर रेखा खींच देंगे। ये क्या है x बराबर 3 का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है इस रेखा पे x कहीं भी क्या है 3 है। उसी तरह से
एक्स ये बाई है। अगर हमको बाई बराबर 3 का ग्राफ खींचना है तो 1 2 3 बाई बराबर पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे और एक्स के समानांतर रेखा खींचेंगे, ये एक्स के समानांतर रेखा खींच देंगे। ये क्या है, बाई बराबर 3 का ग्राफ है। ठीक है। अगर बाई बराबर 2 का ग्राफ खींचना है या 1 का ग्राफ खींचना है बाई बराबर, तो 1 पॉइंट पे जाएंगे और एक्स के समानांतर रेखा खींच देंगे। ये बाई बराबर 1 का ग्राफ है। उसी तरह से अगर बाई बराबर मान लेते हैं कि के का ग्राफ खींचना है, तो कहीं भी मान लेंगे कि पॉइंट के है, कहीं पे भी पॉइंट के मान लिए, ये पॉइंट के है और इस पॉइंट पे एक्स के समानांतर रेखा खींच देंगे। ये हो जाएगा बाई बराबर के का ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कहता है यहाँ समीकरणों की जोड़ी एक्स बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक्स है, ये बाई है। मान लेते हैं कि एक्स बराबर ये पॉइंट यहाँ पे है, तो बाई के समानांतर रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स बराबर ए। बाई बराबर बी, मान लेते हैं बाई में यहाँ पे बी पॉइंट है, बाई एक्स के समानांतर रेखा खींच देंगे। ये क्या हो जाएगा, बाई इजिकल टू बी। अब जहाँ मिल रहा है उसमें पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर बाई का लिखते हैं। तो इस पॉइंट पे हर जगह एक्स क्या है, ए है। इस पॉइंट पे हर जगह बाई क्या है, बी है। यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा बी। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा बी हो गया। तो आंसर है कि बी ए पर प्रतिच्छेद करता है, नहीं, ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है, ए और बी पर, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। फिर कहता है ये दोनों रेखा समानांतर है। देखो ये तो कट कर रहा है एक दूसरे को, समानांतर मतलब क्या, ऐसे होना चाहिए। ये रेखा आपका क्या है, बाई बराबर बी ये है, एक्स बराबर ये है, तो कट कर रहा है, समानांतर तो नहीं है। 0 0 पर छेद कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये पर छेद कर रहा है ए और बी पे, 0 0 तो यहाँ पे होता है। संपाती है, संपाती मतलब क्या होता है, एक रेखा दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है। ये रेखा है, इसी पे एक दूसरा रेखा आ गया, उसको बोलते हैं संपाती। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे है, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर इसका आएगा। ठीक है। तो बस ग्राफ खींचना है इसका। 106, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बाउंड्री लगाता है, तो बाउंड्री ना लगाने की प्रायिकता, बाउंड्री देखिए 40 में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, तो बाउंड्री कितना बार नहीं लगाएगा, 32 और बाउंड्री नहीं लगाएगा, कितना में, 40 में। प्रायिकता क्या होगा, 832 8 5 40, 832 यानी 4/5, 4/5। ठीक है। 8 बार बाउंड्री लगाता है, मतलब 32 और बाउंड्री नहीं लगाएगा। टोटल कितना में, 40 में, 832 8 5 40। क्वेश्चन नंबर 107। चलिए इसमें एक थ्योरी याद रखिएगा आप। यहाँ देखिए tan इजिकल टू कॉट दिया है, ए का वैल्यू पूछ रहा है। आपको याद रखना है कि अगर साइन इजिकल टू कॉस दिया रहे, साइन बराबर क्या दिया रहे, कॉस, या tan इजिकल टू कॉट दिया रहे, या सेक इजिकल टू कॉसेक दिया रहे, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको दिया रहे, तीनों में से कोई भी, साइन बराबर कॉस दिया रहे, tan बराबर कॉट दिया रहे, या सेक बराबर कॉसेक दिया रहे, तो दोनों कोण को जोड़ के 90 कर देना है। साइन का कोण कॉस का कोण जोड़ के क्या कर देना है, 90 कर देना है। अगर tan कॉट के बराबर दिया रहे तो tan का कोण कॉट का कोण जोड़ के क्या करना है, 90 कर देना है। सेक बराबर कॉसेक दिया रहे तो दोनों के कोण को जोड़ के 90 कर देना है। ये थ्योरम है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। साइन कॉस के बराबर दिया रहे तब भी यही काम, tan कॉट के बराबर दिया रहे तब भी यही काम, सेक कॉसेक के बराबर दिया रहे तब भी यही काम, दोनों का जोड़ के एंगल 90 करना है। तो यहाँ पे क्या है, tan कॉट के बराबर दिया हुआ है, tan और कॉट बराबर दिया हुआ है, तो दोनों का कोण, इसका कोण ये है, इसका कोण 30 प्लस ये है, जोड़ के बस क्या कर देना है, 90 कर देना है। ए प्लस से क्या हो जाएगा, 2a, 30 हो जाएगा, घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ है, सांख्यिकी का, ये भी ग्राफ ही है और कुछ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एच है, ये वाई एच है। अगर आपको त्वरण से कम का ग्राफ खींचना है, आपको एक ऐसी ओवरव्यू दे रहे हैं त्वरण से कम का ग्राफ, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, त्वरण से कम का ग्राफ, त्वरण से कम, त्वरण को ओजाइब बोलते हैं, OGIV, ओजाइब बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लेस देन ओजाइब, या त्वरण से कम का ग्राफ खींचना है तो ये ऐसे करके खींचाएगा। इसमें क्या होता है, वो ग्राफ का एक पेपर होता है, उस पर कहीं न कहीं कुछ पॉइंट दिया रहता है कि ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, फिर सबको आप मिलाते हैं तो ऐसे ग्राफ बनता है। फिर अगर त्वरण से अधिक का ग्राफ खींचना है, ये क्या, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका त्वरण से कम, या से कम त्वरण बोलते हैं इसको, से कम त्वरण,
से कम त्वरण का ये ग्राफ है। और ये जो है आपका ऐसे, अगर त्वरण से अधिक त्वरण का ग्राफ खींचना है तो ऐसे ग्राफ आएगा। ये यहाँ भी कुछ कुछ पॉइंट दिया रहता है, सब पॉइंट को आप मिलाइएगा तो ऐसे ग्राफ आएगा। ये है त्वरण से अधिक, ये इसको बोलते हैं से अधिक त्वरण, ये आपका है। ठीक है, त्वरण से कम त्वरण से अधिक का ग्राफ ऐसे इंटर होता है। ये स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ में पढ़ना होता है। तो चलिए फिलहाल क्या कहता है, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए इतना कोमा इतना पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं। ये त्वरण से कम का ग्राफ, ये त्वरण से अधिक का ग्राफ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 15.5, 20। ये प्रतिच्छेद कर रहा है 15.5, 20 पे। यानी ये किसका वैल्यू है 15.5, एक्स अक्ष का, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है डेटा का माध्यक क्या है, माध्यक मतलब मीडियन, माध्यिका। ये पूछ रहा है माध्यिका मीडियन। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, वही आपका मीडियन होता है। एक्स कोऑर्डिनेट ही मीडियन है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 15.5 है, तो आंसर 15.5। अगर ये प्रतिच्छेद करता कितना, 2,3 पे, मान लेते हैं त्वरण से कम त्वरण से ज़्यादा का ग्राफ 2,3 पे प्रतिच्छेद करता, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 2 है, तो माध्यिका 2 होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। ठीक है, बस, और इसमें कुछ खास नहीं है। यानी यहाँ इसका आंसर 15.5 ही आएगा। बस 10th में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए होते तो थोड़ा आसान होता आप लोगों के लिए। गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। गैर लीप मतलब क्या होता है, जो लीप वर्ष नहीं है, अर्थात कितना दिन का है, 365 दिन का है। इसका डिटेल वीडियो हम आपको बनाए हैं, इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अभी हम फिलहाल आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। इसका डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस पर जा करके आप उसको देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपको शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनाते हैं विद इन सेकेंड। तो कहता है गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। गैर लीप मतलब कितना दिन का वर्ष होगा, 365 दिन का होगा। आपको इसको वीक और डे में बदलना है, सप्ताह और दिन में। कितना सप्ताह और कितना दिन होगा, तो अगर आपको दिन को सप्ताह में बदलना है तो 7 से भागा देते हैं। 765, 7 5 365, 7 5 35, 1 5 7 दूना 14, यानी 1। 52 वीक 1 डे, यानी इसका मतलब क्या है, 52 वीक प्लस 1 डे। सबसे पहले क्या करना है, वीक और डे में बदलना है। ठीक है, अब जो बच गया, जो दिन बच गया, अगर एक दिन बचा तो 1, 2 दिन बचा तो 2, ये डेटा ले लीजिए। और एक वीक में कितना दिन होता है, 7, 1/7। ये आपका क्या है, 53 रविवार होने की प्रायिकता है। ये आपको ऐसे ही शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए बताएं, बाकी डिटेल वीडियो आपको हम बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर के डिटेल में देख लीजिएगा कैसे ही होता है। ठीक है, अगर यही गैर लीप की जगह पर क्या होता, ये लीप वर्ष होता तो कितना दिन का होता, 366 दिन का होता। तो 366 दिन को वीक और डे में बदलते तो 52 वीक प्लस 2 डे होता, 2 दिन हो जाता। चूँकि 365 में एक दिन बच रहा है तो 366 में एक दिन और बच जाएगा। तो अगर पूछता है कि लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, तो ये 2 है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 2/7, आंसर इसका 2/7 होता। ठीक है, अब ये सिर्फ रविवार के लिए नहीं है, हो सकता है कि बोल दे गैर लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, 53 मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है, 53 बुध होने की क्या प्रायिकता है, सबका यही आंसर आएगा। गैर लीप में ये, लीप में ये। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी कई सवाल बताए गए हैं उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से, ये चलिए एक चट्टान लेते हैं, 25 मीटर ऊंचा एक चट्टान है, 25 मीटर ऊंची एक चट्टान है, इसके शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। इसका शीर्ष यहाँ पे है, इसके शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। अब देखिए हम टावर बड़ा क्यों लिए हैं, हो सकता है कि टावर इससे छोटा हो। ये एक चट्टान है, इसके शीर्ष से आप एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कर रहे हैं, तो टावर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्या होगा। तो अगर शीर्ष से आप इसके टावर का शीर्ष का उन्नयन, टावर के शीर्ष का अवनमन कोण ज्ञात करते हैं, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण नीचे के साइड में बनता है, मतलब ये टावर क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे मतलब टावर बड़ा होगा, क्योंकि उन्नयन कोण
ऊपर में बनता है ऐसे, तो ये अवनमन कोण होता है। तो जब भी अवनमन कोण कहेगा, अगर ऊपर से अगर नीचे अवनमन कोण बोल रहा है मतलब टावर छोटा होगा, अगर उन्नयन कोण बोल रहा है मतलब टावर क्या होगा, बड़ा होगा। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, इसलिए ऊपर देखने के लिए टावर का ऊंचाई बड़ा होना चाहिए, टावर ज़्यादा होना चाहिए इससे ऊंचा, इसलिए टावर को बड़ा रखें। तो 25 मीटर ऊंचा एक चट्टान है, ये 25 मीटर ऊंचा एक चट्टान है। कहता है इसके शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। टावर ये वाला है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए टावर ज़्यादा ऊंचा होगा तभी उन्नयन कोण ज्ञात होगा, जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। यहाँ से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है, मान लेते हैं उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। और ये जो है टावर के आधार, ये टावर का आधार है ये वाला, टावर के आधार के अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो कोण बनाते हैं इसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण होगा। चूँकि ये दोनों लाइन पैरेलल होता है इसलिए ये वाला कोण ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। तो ये थीटा जो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है 25 मीटर ऊंचा एक टावर है, 25 मीटर ऊंचा चट्टान है, 25 मीटर ऊंचा चट्टान है कि शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया था। इसके शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया, मान लेते वो थीटा है, जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। टावर का आधार का अवनमन कोण के बराबर है, मतलब ये थीटा जो भी थीटा हो जाएगा, जब भी थीटा है तो भी एकांतर कोण से थीटा हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई बताइए, टावर का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये अगर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये फिक्स है। ये दोनों क्या है, बराबर ही होता है और दोनों समानांतर होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में इस त्रिभुज में tan थीटा और क्या हो जाएगा, 25/b लंब बटा आधार। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब आपका 25 है और आधार आपका क्या है, b है। इस त्रिभुज में देखिए ऊपर वाला में tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब नहीं पता है, लंब को हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं, तो लंब बटा आधार, यानी यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, p ये है, ये b, ये भी tan थीटा का वैल्यू है, ये भी tan थीटा का वैल्यू है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, वैल्यू बराबर हो जाएगा। यानी दोनों 25/b बराबर p/b, b से भी कट जाएगा, p कर लो कितना हो जाएगा, 25। तो कहता है टावर की ऊंचाई कितनी है, तो ये तो p का वैल्यू 25 आया, टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जब 25 है और ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, 25 है, ये दिया हुआ है कि 25 है, तो ये 25 भी 25 हो जाएगा। तो 25 ऊपर 25 नीचे, टोटल क्या हो गया, 50 मीटर हो गया। चलिए एक लास्ट सवाल आपका है, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसके औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 200 किलोमीटर है, कुल समय 4 घंटा है, मतलब 50 से 200 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ये मैथ्स का सवाल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इसका और डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपना लिखिएगा, फिर उसके हिसाब से आपको एक फिर नया वीडियो बनाएंगे और उसमें इसका जो भी क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए उसका नंबर लिख दीजिएगा, उसका फिर से डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।